हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है उसकी सारी कहानी आपको समझ आ गई होगी। तो आज वाला जो लेक्चर है, आज वाले लेक्चर की थीम में लास्ट लेक्चर वाला लास्ट एग्जांपल जो मैंने कराया था उसमें मैं बता दिया था। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा क्लोज सरफेस से। तो ये सारी कहानी मैंने आपको लिखाया था लास्ट में कि गॉसेस थ्योरम होता है, गॉस लॉ या गॉसेस थ्योरम। तो क्या है, देखो गॉस लॉ, तो हेडिंग लिख देता हूं मैं, गॉसेस लॉ। तो क्या है ये साइंटिस्ट का नाम है। उस साइंटिस्ट ने क्या बता दिया, देखो वो जो, अगर मान लो मैंने लास्ट वाला जो एग्जांपल कराया था, लास्ट लेक्चर का लास्ट एग्जांपल, वही वापस से एक्सप्लेन करता हूं। मान लो ये क्लोज सरफेस है, ये क्लोज सरफेस आ गया। ठीक है, ये सरफेस है क्लोज। ठीक है, क्लोज सरफेस है, ये पैक सरफेस एकदम, जैसे होलो स्फीयर हो सकता है, होलो सिलेंडर, इस टाइप की सरफेस है, क्लोज है। देखो बोर्ड के प्लेन में तो आपको ये लाइन दिख रही होगी, ये इस टाइप से लाइन नहीं है, क्लोज सरफेस है, इस टाइप से पूरी की पूरी क्लोज। और इसके अंदर अगर मान लो कोई चार्ज है, जैसे मैंने आपको सर्कल वाला स्फीयर वाला क्वेश्चन कराया था ना, ये पूरा स्फीयर आ गया। इस स्फीयर के अगर सेंटर पे मैं क्यू चार्ज रख देता हूं, तो इससे जो फ्लक्स पास हो रहा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो फ्लक्स आया था कितना, फाई का जो वैल्यू आया था क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फिर अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये वाला जो क्यू चार्ज है, ये जो यहाँ क्यू चार्ज रखा था, अगर यही सेम क्यू चार्ज अगर यहाँ भी आ जाए, तो नंबर ऑफ लाइंस, यहाँ जितनी लाइन निकल रही थी वही लाइन यहाँ भी निकल रही। तो इस स्फीयर को, ये था अपने पास क्या, होलो स्फीयर। ये होलो स्फीयर से जितनी नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही थी, क्या वही सेम नंबर ऑफ लाइंस अभी यहाँ भी जाने वाली है क्या? ठीक है, एज इट इज जितनी लाइंस यहाँ पास हो रही थी वही सेम लाइन यहाँ भी जाएगी। मीन्स यहाँ अगर मैंने 5 लाइन बनाई है तो यहाँ भी 5 लाइन बना रहा हूं। मतलब इसका फ्लक्स अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका फ्लक्स भी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि ये जो क्लोज सरफेस है उसका शेप किस टाइप का है। यही साइंटिस्ट ने बता दिया, गॉस ने, और एक लॉ दे दिया, गॉस लॉ, या इसको गॉस थ्योरम भी बोला जाता है। ठीक है, ये क्लोज सरफेस किसी भी टाइप की हो सकती है। जैसे क्लोज सरफेस ये इस टाइप की, अगर मैं 3D में बनाऊंगा क्लोज सरफेस ऐसे बना देता हूँ, क्यूबॉइड या क्यूब है, और इसके अंदर क्यू चार्ज रखा है, तो टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब मैं इसको लैंग्वेज में लिख देता हूं। फाई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया पासिंग थ्रू। ठीक है, पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस, कोई भी क्लोज सरफेस से जो है कितना फ्लक्स जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स इनटू चार्ज इनसाइड द सरफेस। अब देखो इसकी कहानी थोड़ी और समझाता हूं। अगर मान लो ये चार्ज प्लस क्यू चार्ज है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में भी पढ़ लिया, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट होती है क्या, तो पॉजिटिव चार्ज से लाइंस जनरेट होगी। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से मैंने लाइन जनरेट करा दी, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये सब की सब लाइन टर्मिनेट कहां हो रही होगी, इनफाइनाइट पे जाके। अब मान लो मैंने जैसा गॉस लॉ बताया आपको, ये मान लो मैंने एक क्लोज सरफेस ले ली, ये क्लोज सरफेस से अगर देखा जाए तो कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा, तो फ्लक्स कितना आ गया, यहां से कितना फ्लक्स जा रहा है, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतना फ्लक्स जा रहा है क्या। अब इस फ्लक्स को, ये फ्लक्स कौन सा है, इनकमिंग या आउटगोइंग। अब ये प्लस चार्ज है तो यहाँ चार्ज को साइन के साथ रखना है आपको, प्लस क्यू चार्ज, मतलब ये प्लस पॉजिटिव आ गया क्या, ये प्लस पॉजिटिव आ गया क्या, फाई का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ से, पॉजिटिव, और फाई का वैल्यू पॉजिटिव है। इसका मतलब आपको ये समझ लेना है फ्लक्स कौन सा, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, ये कौन सा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो आउटगोइंग है, मतलब बाहर की डायरेक्शन में जा रहा है, आउटगोइंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। ठीक है, प्लस पॉजिटिव है, इसका मतलब प्लस कौन सा होगा, आउटगोइंग फ्लक्स। अब यहीं पे सेम कहानी में अगर मैं चार्ज नेगेटिव ले लेता हूं, नेगेटिव चार्ज की जो फील्ड लाइंस है वो आपको पता होगी किस टाइप से बनने वाली है। अभी लिखना नहीं है, मैं यहाँ डेफिनेशन लिखूंगा इसकी पहले, ठीक है ना, फिर अपन पहले मैं क्वेश्चंस के थ्रू समझा रहा हूँ, फिर यहाँ ऊपर मैं डेफिनेशन लिख दूंगा। अब मान लो मैं एक और सरफेस ले रहा हूँ, ये मैंने क्लोज सरफेस ले ली। ठीक है, मैं क्लोज सरफेस हर बार लिख रहा हूं क्योंकि ये जो लॉ है ना क्लोज सरफेस के लिए ही वैलिड है। तो यहां मान लो माइनस क्यू चार्ज है, अब मैं माइनस क्यू चार्ज को मैंने मान लो यहां लिख लिया, तो माइनस क्यू चार्ज पे आप सभी को पता है लाइंस आगे टर्मिनेट होगी क्या, तो ये लाइंस आगे एंड हो रही है, टर्मिनेट बोल दो एक ही बात है, ये माइनस चार्ज पे लाइंस आ गई। अब ये वाला चार्ज मान लेते हैं Q1 था, तो प्लस Q1 नाम दे दिया इसको, तो यहाँ Q1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मान लो एक Q2 है चार्ज है, अब यहाँ ज्यादा लाइन आ रही है, इसका मतलब ये वाला जो चार्ज Q2 है ये इससे ज्यादा रहा होगा। क्लियर, अब मैं यहाँ का फ्लक्स लिखूं तो आप यहाँ फ्लक्स में मैंने बोला चार्ज को साइन के साथ में रखना आपको,
अगर ये मान के चलो अगर ये प्लस Q2 होता तो ये सारी लाइन बाहर की डायरेक्शन में जा रही होती, अभी अंदर आ रही है, तो साइन के साथ में रखोगे आप तो प्लस कितना आ गया माइनस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने बोला चार्ज को साइन के साथ रखना है, ठीक है। यहाँ प्लस क्यू रखा तो प्लस किधर जा रहा था बाहर, यहाँ माइनस रखा तो प्लस कितना अंदर, तो 5 यहाँ पे क्या आ गया नेगेटिव। अब इस नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव ये जो नेगेटिव प्लस का आया है इसका मतलब आपको क्या समझ लेना है, इनकमिंग फ्लक्स के लिए, इनकमिंग फ्लक्स के लिए, ठीक है। इनकमिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख देता हूं, यहां तक की कहानी में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैंने क्या किया, सिंपली माइनस क्यू जो चार्ज है ना उसका फ्लक्स लिख लिया, उसका फ्लक्स भी सेम पॉजिटिव चार्ज के जैसा ही लिखा, बस चार्ज को आपको साइन के साथ में रख लेना है। अगर मान लो यहाँ पे ये क्लोज सरफेस आ गई, अगेन क्लोज सरफेस आ गई। अब इस क्लोज सरफेस में दो चार्ज है, मान लो एक चार्ज तो Q1 है, एक चार्ज तो प्लस Q1 है, ये वाला वो उधर वाला, और एक चार्ज माइनस Q2 है। तो अब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे इस सरफेस से प्लस निकालना है तो क्या मैं ये वाला प्लस वो ये Q1 चार्ज इस सरफेस के अंदर है, तो जितनी लाइन वहां निकल रही होगी उतनी लाइन यहां भी निकलेगी, और जितनी लाइन यहां अंदर आ रही होगी उतनी लाइन यहां भी अंदर आएगी। मतलब इन दोनों प्लस को ऐड कर दूं, ये जो प्लस का आया है और ये जो प्लस का आया है इलेक्ट्रिक प्लस, इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये वाला प्लस का आ जाएगा क्या, रिजल्टेंट कहानी। तो यहाँ पे मुझे प्लस निकालना है, तो यहाँ वाला प्लस क्या आ जाएगा, जैसे इसको नाम दे देते हैं phi1, इसको नाम दे दिया phi2 नेगेटिव आया, phi1 पॉजिटिव आया, तो मैं फाई निकालने के लिए phi1 प्लस phi2 कर दूं क्या, तो ये कितना आ गया देखो, Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस माइनस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो भी फाई का वैल्यू है Q1 माइनस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो यहाँ इसको मैं ऐसे लिख दूंगा समीशन Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो समीशन Q इन क्या है, ये जो समीशन Q इन है ना, ये समीशन कैपिटल Q लिख लो, चाहो तो स्मॉल q कुछ भी लिखा जा सकता है। तो ये Q इन क्या है, उस सरफेस के अंदर में कितना चार्ज आ रहा है, ठीक है। तो इस Q इन को क्या लिख दूंगा मैं, सरफेस के अंदर का चार्ज। फाई क्या है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहां से अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस, ठीक है। 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम हो रहा है क्या, ये इसका Q इन इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखा जा सकता है। तो ये हां से मैं गॉस लॉ लिख रहा हूं, लॉ लिख देते हैं जरा, क्या है देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको अपन फाई से डिनोट कर रहे हैं, पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स जाएगा, क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस। क्लियर है, जो क्लियर, यहां से देखो मैंने पहले पूरी कहानी आपको समझा दी, फिर ये लॉ लिख दिया मैंने। ये लॉ इजीली लिखा जा सकता है, इसको गोस थ्योरम भी बोला जाता है, गोस साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये इसके बारे में बता दिया था, ठीक है। ये कहानी मैंने नीचे भी आपको समझा दिया है, कहानी क्या है। अब इसको अपन जनरलाइज कर देते हैं, क्या है लो देखो, फाई जो है, फाई इक्वल टू समीशन Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है डायरेक्ट। कैसा है, मैंने इसके थ्रू आपको समझाने के लिए कोशिश किया है और मेरा मानना है कि आपको समझ भी आ गया होगा, ठीक है। फाई इक्वल टू समीशन Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस टाइप से ये थ्योरम याद रखनी है आपको, गॉस थ्योरम। अब इसकी अलग अलग एप्लीकेशन है, अलग अलग इसका एप्लीकेशन है। ये तीनों डायग्राम भी बना लेना है, पहले गॉस लॉ लिख लेना है इसी टाइप से, ये तीनों डायग्राम आपको बना लेने हैं, ठीक है। अब देखो मैं यहां से इसको थोड़ा अच्छी लैंग्वेज में लिखता हूं, ये आपको बोर्ड में इस टाइप की गॉस लॉ के बारे में आता है ना, 1 मार्क में आएगा तो इस टाइप से लिख के ये लिख देना है 1 मार्क में, ठीक है। अब आपको ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन पता होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में अपन ने सेकंड लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है उसकी कहानी आपको मैं समझा चुका हूं ऑलरेडी। तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कहानी से भी रिलेट किया जा सकता है। यहां से देखो, अब अपन यहां से क्या करने वाले हैं, पहले तो इस गॉस लॉ को पूरा पढ़ लेंगे, फिर इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। इसका एप्लीकेशन बेसिकली होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन क्या होगी वो तो बाद में समझाऊंगा, पहले इसकी कहानी पूरी समझ लेते हैं अच्छे से। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर इसका डेरिवेशन कैसा है, तो इसका डेरिवेशन अपन ने लास्ट लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, जो लास्ट लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था ना, वही इसका डेरिवेशन है, ठीक है ना।
अब जो है इसके बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं जरा, क्या क्या कहानी है, कुछ पॉइंट्स इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। पहला पॉइंट, जैसे अभी मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स लिख दूंगा, ठीक है, पहले मैं समझा देता हूं फिर सारे एक साथ लिख दूंगा। पहला पॉइंट, गॉस लॉ इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि ये जो क्लोज सरफेस है ना उसकी शेप कैसी है, ठीक है। जैसे अभी मैंने यहाँ एक रैंडम शेप बनाई है, क्या इसका शेप क्लोज सरफेस होना चाहिए, बस क्लोज सरफेस होना चाहिए, बस खत्म। बाकी उसका शेप कुछ भी हो सकता है, इस पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ये जो क्लोज सरफेस है ना, ये क्लोज सरफेस होनी चाहिए बस। अब ये स्फेरिकल है या सिलेंड्रिकल क्लोज हो रहा है या क्यूबिकल हो रहा है या क्यूबॉइड शेप है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो पहला पॉइंट अभी मैं लिखूंगा कि जो गॉस लॉ है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन कर रहा हूं, समीशन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन एन, वो क्लोज सरफेस की शेप पे डिपेंड नहीं करेगा, बट बस इतना सा होना चाहिए कि वो चार्ज अंदर ही रहे, ठीक है। जैसे मान लो Q1 चार्ज है, तो मैं यहाँ 3-4 सरफेस बनाता हूं, जैसे इसको सरफेस S1 नाम दे दिया। अब ये जो S1 सरफेस है, एक और सरफेस जो डैश डैश वाली सरफेस बनाई मैंने, उसको S2 नाम दे दिया। तो S1 और S2 सरफेस से, ये डैश डैश वाली सरफेस को S2 नाम दे दिया। S1 से जो फ्लक्स पास होगा वही फ्लक्स S2 से भी पास होगा। या मैं एक और सरफेस बना देता हूं, ये पूरा का पूरा स्फीयर S3 से होलो स्फीयरिकल सरफेस बनाई S3 से भी उतना ही फ्लक्स पास होगा, क्योंकि S1 S2 S3 तीनों के अंदर केवल Q1 चार्ज है ना। अगर मान लो मैं यहाँ एक सरफेस बना दी है इस टाइप की S4, अब इस S4 से फ्लक्स अलग आएगा, क्योंकि इसके अंदर Q1 चार्ज थोड़ी आया, ठीक है, इसका फ्लक्स तो 0 आएगा, इसका फ्लक्स इन तीनों S1 S2 S3 सभी का फ्लक्स क्या आएगा, Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पहला पॉइंट आप सभी को क्लियर हो जाना चाहिए कि गाउसियन सरफेस जो है क्लोज सरफेस होनी चाहिए, बस गाउसियन सरफेस क्या होनी चाहिए, ये जो क्लोज सरफेस है ना, इसको गाउसियन सरफेस बोला जाता है, ठीक है। गॉसेस लॉ है, तो इस सरफेस को क्या नाम देते हैं अपन, गाउसियन सरफेस। तो ये जो गाउसियन सरफेस है वो बस क्लोज होनी चाहिए, उसका शेप कैसा भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस कंडीशन क्या है, अंदर में जो चार्ज है वो एज इट इज रहना चाहिए। जैसे अभी यहाँ दो चार्ज है ना, तो ये वाली सरफेस है, अगर मान लो ये वाली सरफेस को मैं नाम देता हूं S1 और ये दूसरी सरफेस बना दी मैंने एक S2, जैसे इसको ब्लैक कलर से बनाता हूं, ये S2 सरफेस है, तो ये S2 सरफेस का फ्लक्स अलग आएगा, क्यों, क्योंकि अंदर का चार्ज इसमें बदल गया है। अंदर का S1 सरफेस के अंदर तो कितना चार्ज है, प्लस Q1 माइनस Q2, बट ये जो H2 सरफेस बनाई है मैंने, ये जो ब्लैक भी है और साथ में नीली नीली भी है, उसके अंदर चार्ज ओनली क्या है, माइनस Q2, तो इसका फ्लक्स अलग आएगा, ठीक है ना। तो अगर दो गाउसियन सरफेस के अंदर चार्ज फिक्स है तो उसका शेप कैसा भी हो, दोनों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वही आने वाला है। तो पहला पॉइंट ये लिखूंगा। दूसरा पॉइंट क्या लिखूंगा, देखो सेकंड पॉइंट ये लिखूंगा कि ये जो चार्ज है, एक सिंगल चार्ज है, अगर मान लो सिंगल चार्ज अगर है तो वो गाउसियन सरफेस के अंदर कोई भी पॉइंट पे हो जाए, गाउसियन सरफेस के अंदर उसका पोजीशन कुछ भी हो जाए, उस पर डिपेंड नहीं करने वाला, ठीक है। जैसे एक पॉइंट चार्ज ले रहा हूं मैं, मान लो यहाँ गाउसियन सरफेस, दो गाउसियन सरफेस बना दी मैंने, ये दो गाउसियन सरफेस बना दी, ठीक है। इसमें Q1 चार्ज यहाँ रखा है, इसमें Q1 चार्ज यहाँ रखा है, इसका प्लस क्लोज कर देता हूँ, किसी को लगा सर ये तो क्लोज नहीं है, क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका प्लस जो होगा वो कितना होगा, Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसका प्लस भी कितना होगा, Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब मैं ये लिखने वाला हूं अभी एक पॉइंट कि जो गाउसियन सरफेस के थ्रू जो प्लस पास हो रहा होगा वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि अंदर जो चार्ज की पोजीशन है वो क्या है, अंदर चार्ज होना चाहिए, बस गाउसियन सरफेस के अंदर चार्ज होना चाहिए, उसका पोजीशन कुछ भी हो जाए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोनों का इसमें क्या आने वाला है, सेम, ठीक है। तो चार्ज की पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगा, बट चार्ज क्या होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। अब अगर मान लो मैं 3-4 चार्ज ले लेता हूं सिंगल सरफेस के कारण, ये मान लो गाउसियन सरफेस ले लिए, ये गाउसियन सरफेस ले लिए, एक चार्ज Q1 है, Q2 है, Q3 है, यहाँ Q4 बाहर है, Q4 है, Q5 अंदर है, Q6 इधर है, Q7 यहाँ आ गया मान लो, और Q8 यहाँ आ गया, बहुत सारे चार्ज ले लिए मैंने, 8 चार्ज ले लिए। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, ये वाली अगर मैं सरफेस ले रहा हूं, ये जो मैंने ब्लैक कलर की सरफेस बनाई है, अगर मैं ब्लैक कलर वाली सरफेस का फ्लक्स लिखता हूं φ1, तो ये जो φ1 आएगा ना वो कौन से चार्ज पे डिपेंड करेगा, जो इस सरफेस के अंदर है। ये जो सरफेस को नाम दिया अपन ने S1, ब्लैक वाली सरफेस को नाम दिया क्या, S1। तो ये ब्लैक वाली सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो क्या क्या है, समीशन क्यूइंग करूंगा मैं, समीशन क्यूइंग क्या है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस। तो क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज आ रहा है, Q1 Q2 Q3 Q5 प्लस Q7 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब बाहर वाले चार्जेस जो हैं Q6 4 एंड 8, इन पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड नहीं करेगा, क्लियर है।
ये वाले चार्ज और ये वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यों नहीं डिपेंड करेगा। जैसे मान लो ये वाला चार्ज अगर प्लस चार्ज होता तो इस प्लस चार्ज की लाइन इधर गई, क्या सारी लाइन बाहर जा रही है क्या? बट अगर ये वाले चार्ज की लाइन देखूं मैं, जैसे ये जो Q4 चार्ज है, अब ये Q4 चार्ज मान लो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ तो होता ना, ये मान लिया मैंने नेगेटिव चार्ज है, तो यहां से नेगेटिव चार्ज पर लाइन टर्मिनेट होती क्या? ये लाइन टर्मिनेट ऐसे आती क्या? तो देखो ये वाली लाइन यहां से इस सरफेस के अंदर आ गई, बट साथ में ये सरफेस के बाहर भी तो चली गई ना। तो जो सरफेस के बाहर वाले जो चार्जेस होंगे, सरफेस के बाहर वाले चार्जेस के कारण क्या होगा, लाइन अंदर एंटर तो करेगी सरफेस में, पर साथ में वो बाहर भी निकल जाएगी, तो उसके कारण कोई नेट फ्लक्स नहीं आने वाला है। मतलब जितना पॉजिटिव फ्लक्स आएगा उतना नेगेटिव भी आ जाएगा इसका। लाइन एंटर भी करी, साथ में बाहर भी निकल गई, तो इसके कारण कोई फ्लक्स नहीं है। ऐसे Q8 का और Q6 का नहीं होगा। बाकी सरफेस के अंदर जितने भी चार्ज है उन सभी का फ्लक्स आने वाला है। मतलब मैं एक पॉइंट लिखूंगा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? ओनली गाउसियन सरफेस के अंदर वाले चार्जेस पे, ना कि बाहर वाले चार्जेस। बाहर वाले चार्जेस पे ये डिपेंड नहीं करने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं जरा। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखूं? पहले इन पॉइंट्स को लिख देता हूं, फिर नेक्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूं जरा। क्या गोस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस नो मैटर व्हाट इज शेप एंड साइज। ठीक है, इसका शेप और साइज क्या होगा इस पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसा मैंने यहाँ डायग्राम भी बनाया है, एक डायग्राम में इस टाइप की शेप बनाई, Q1 चार्ज है, दूसरे डायग्राम में मैंने स्फेरिकल टाइप बना लिया। phi1 Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, phi2 का जो वैल्यू आएगा ना वो भी Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। मींस phi1 बराबर phi2 हो गया। इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा कि शेप का साइज क्या है, कोई भी क्लोज सरफेस शेप हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दूसरा पॉइंट, फ्लक्स थ्रू गाउसियन सरफेस डिपेंड्स ओनली ऑन टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द गाउसियन सरफेस। जैसे मैंने यहाँ पे एक सरफेस बनाई है, जैसे ये वाली सरफेस आ गई है, इसके अंदर Q1 Q4 Q5 है और 2 और 3 बाहर है। ठीक है, तो जो फ्लक्स आएगा वो अंदर वाले चार्ज के कारण आएगा। जैसे मैंने लिखा भी Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अंदर वाले चार्ज कौन है 1 4 5, तो Q1 Q4 Q5 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फिर ये एक लाइन लिख दिया, फ्लक्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज आउटसाइड द क्लोज सरफेस। बाहर वाले जो चार्जेस हैं जैसे Q2 और Q3 यहाँ आ नहीं रहा है ना, क्यों नहीं आ रहा उसका रीजन मैं बता चुका, उनके कारण इनकमिंग आउटगोइंग फ्लक्स बराबर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, फ्लक्स थ्रू गाउसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ चार्ज इनसाइड द गाउसियन सरफेस। ये वाली सरफेस इसमें मैंने ऊपर लिया है चार्ज, यहाँ थोड़ा सेंटर में है, दोनों के कारण जो फ्लक्स आएगा वो सेम आएगा। मतलब पोजीशन ऑफ चार्ज पे भी फ्लक्स डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, चार्ज का जो पोजीशन है सरफेस के अंदर कहीं भी हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 बता रहा हूं। पॉइंट नंबर 4 में क्या है, आउटगोइंग जो फ्लक्स होगा, आउटगोइंग फ्लक्स को अपन लिखेंगे पॉजिटिव और इनकमिंग फ्लक्स को लिखेंगे नेगेटिव। आउटगोइंग फ्लक्स किसके कारण आएगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण ऑब्वियसली। ठीक है, तो अपन जो है आउटगोइंग वाले फ्लक्स को तो क्या लिख लेंगे पॉजिटिव, और इनकमिंग वाले फ्लक्स को क्या लिख लेंगे नेगेटिव। ठीक है, तो किस टाइप से लिखना है देखो मैं समझा देता हूं। ये लिख लेना आपको वीडियो पॉज करके। हाँ, जैसे मान लो प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज के कारण लाइन से बाहर जा रही होगी क्या। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक सरफेस लेता हूं गाउसियन सरफेस, तो ये सरफेस आउटगोइंग है। आउटगोइंग फ्लक्स को क्या लिखूंगा मैं पॉजिटिव, और साथ में अगर यहाँ माइनस क्यू चार्ज होता तो फ्लक्स क्या होता है इनकमिंग, और उस इनकमिंग फ्लक्स को क्या लिखेंगे नेगेटिव। ठीक है, इनकमिंग फ्लक्स को क्या लिखा जाएगा नेगेटिव। अभी मैं पॉइंट लगा के लिख दूंगा वापस से। नेक्स्ट पॉइंट 4 5 6 बता देता हूं। तो अब ये तो आ गया अपना इनकमिंग एंड आउटगोइंग फ्लक्स। इसके बाद एक कहानी और आती है किसकी, अब ये जो फ्लक्स है ना इसकी सारी कहानी घूम रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। तो वो जो एप्लीकेशन है वो सारी की सारी एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन कैसे होगी, देखो फ्लक्स फाई का डेफिनेशन आपने एक पढ़ रखा है इंटीग्रेशन ई डॉट ds, और यहां से पढ़ा फाई इक्वल टू समीशन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या ये दोनों बराबर भी तो होने चाहिए, बट यहां पे मैं एक क्लोज सर्कल लगाता हूं ये इस टाइप का क्लोज सरफेस। क्यों, क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन होगा ना ई डॉट ds, क्या क्लोज सरफेस के लिए होगा क्या फाई, ये इन दोनों को मैं बराबर लिखूंगा। ये तो देखो अपन ने जनरल डेफिनेशन पढ़ा था इंटीग्रेशन ई डॉट ds। अब मैं यहां लिखूंगा ना इन दोनों फाई को बराबर करके, ये जो समीशन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट को बराबर करके लिखूंगा इंटीग्रेशन ई डॉट ds। अब यहां ये मैंने इंटीग्रेशन के साथ में ये नॉर्मल फ्लक्स का डेफिनेशन तो इंटीग्रेशन ई डॉट ds था, बट मैंने यहाँ सर्कल क्यों बनाया, इस सरफेस का मतलब ये इस सर्कल का मतलब है जो इंटीग्रेशन ई डॉट ds होगा वो क्लोज सरफेस के अलोंग होगा। ई डॉट da लिखा होगा मैंने वहां पे
तो यहाँ भी डी ए लिख देता हूँ। और कोई बुक्स में सरफेस एरिया को डी ए लिखा होता है, किसी में डी एस लिखा होता है, इसलिए डी ए और डी एस में कभी भी लिखो तो कंफ्यूजन नहीं होगा। कभी मैं डी एस में लिख दूंगा जल्दीबाजी में। तो ये जो प्लस के 5 समेशन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, तो साथ में सर्कल बना लेना है। ये वाला सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लोज इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन जो हो रहा है वो क्लोज एरिया के अलोंग हो रहा है। अब यहां से क्या करेंगे, अब जो बेसिकली एप्लीकेशन है, यहां से ये वाला क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो बहुत इजीली लिख लोगे आप। अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करके ई, यहां से ये जो ई होगा इंटीग्रेशन ई डी ए कोस थीटा। अब कुछ भी अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट करके मुझे ऐसा कुछ करना होगा, ऐसा कुछ सिमेट्री ढूंढनी होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, थीटा ऐसा हो, थीटा 0 90 हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा तो बाहर आ जाएगा, थीटा 0 होगा तो 1 हो गया, और 90 हो गया तो 0 हो जाएगा। कोस 90 थीटा अगर 0 हो गया तो कोस 0 1 हो जाएगा, और थीटा 90 हो गया तो कोस 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये ई तो बाहर आ जाएगा, बाकी डीए को तो अपन इंटीग्रेट करके ए लिख दिया करेंगे हर बार। तो ये सारा एप्लीकेशन वाला पार्ट अभी नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, बट मैं अभी यहां तो बता देता हूं। ये जो इंटीग्रेशन ई डॉट डी है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी है, इसको क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको लैंग्वेज में भी इसका लैंग्वेज लिखा जाता है, लैंग्वेज में मैं लिखूंगा, इसको बोला जाता है इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए को। एक टर्म ध्यान रखना, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए जो है ना, ये है, ये तो इंटीग्रेशन का साइन हो गया, ये क्लोज हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये एरिया हो गया। इसको बोला जाता है सरफेस क्लोज। ये तो सर्कल वाला क्लोज हो गया, ये वाला, ये जो क्लोज लगा है ना, ये गोलो गोलो सा, ये गोला सा क्लोज सरफेस। ये डीए वाला सरफेस हो गया। इंटीग्रल, इंटीग्रेशन को इंटीग्रल लिख दिया, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा और भी कहीं आए तो वो भी लिख देना है। जैसे मान लो कहीं लिखा है बी डॉट डी ए, मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीग्रेशन ऐसा लिखा है, तो इसको क्या लिख दूंगा मैं, क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? सॉरी, यहां मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा ना, बी जो है मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो अपन आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बट मैं आपको इसे समझा रहा हूं कभी भी। ठीक है, अब ऐसा कहीं लिखा जाए इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल, जैसे बी डॉट डीएल लिखा हुआ है। अब यहां तो ए, ये ए तो क्या था, एरिया था, ये ए एरिया था, और एल होता है लेंथ। ठीक है, एल क्या होता है, लेंथ, मींस कोई भी लेंथ आ गई, जैसे ये लेंथ, ये पूरी लेंथ है, क्लोज एरिया नहीं है, लेंथ। तो इसको क्या लिख देंगे, देखो, क्लोज सरफेस की जगह क्या लिख दूंगा, क्लोज लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल ऑफ, अब ये कौन सा फील्ड है, बी है ना, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये वाला सर्कल जो है ना, ये सर्कल बताता है पूरा पूरा क्लोज, बी मैग्नेटिक फील्ड, डीएस है तो सरफेस इंटीग्रल, डीएल है तो लाइन इंटीग्रल। ठीक है, तो इसको भी मैं लैंग्वेज में भी लिख देता हूं। तो मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिख दिया, देखो क्या है, इन ए क्लोज सरफेस इनकमिंग फ्लक्स इज टेकन नेगेटिव। ठीक है, इनकमिंग फ्लक्स होगा तो नेगेटिव होगा। जैसे ये चार्ज है माइनस Q2 चार्ज लिखा है, माइनस Q2 से इनकमिंग लाइंस होगी, ये लाइंस जो है आ रही होगी। ठीक है, यहां आके टर्मिनेट हो रही होगी, एंड हो रही होगी, इनफाइनाइट से जनरेट हुई होगी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बताया था। तो phi2 क्या लिखूंगा, माइनस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव प्लस के ये, और क्या ये इनकमिंग प्लस के, ऐसे आउटगोइंग प्लस के उसको पॉजिटिव लिख दिया जाता है। ठीक है, इसका रीजन क्या है, देखो, जो अपन एरिया वेक्टर लिखते हैं ना, प्लस क्या होता है, ई डॉट डी ए, प्लस का डेफिनेशन क्या होता है, प्लस का डेफिनेशन ई डॉट डी ए, जो प्लस का डेफिनेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, डी फाई लिखता हूं जैसा, डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए, ये ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखते हैं। अब मेरे पास यहाँ इलेक्ट्रिक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ गई इलेक्ट्रिक, और मैं एरिया वेक्टर बाहर की डायरेक्शन में लिखता हूँ, एरिया वेक्टर बाहर की डायरेक्शन में लिखता हूँ, तो एरिया वेक्टर बाहर की डायरेक्शन में, ये बाहर की डायरेक्शन में, तो ये टर्म पॉजिटिव आ जाएगी। तो बिकॉज ऑफ एरिया वेक्टर इज टेकन पॉजिटिव इन आउटवर्ड डायरेक्शन, एरिया वेक्टर अपन बाहर की डायरेक्शन में पॉजिटिव लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही, तो ई डॉट डी ए पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे, तो प्लस भी पॉजिटिव आ गया। ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर है, बट एरिया वेक्टर क्या है, यहाँ पे एरिया वेक्टर ये बाहर रहा होगा, इसलिए प्लस क्या आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। ठीक है, तो इनकमिंग आउटगोइंग प्लस, इनकमिंग प्लस पॉजिटिव, आउटगोइंग प्लस पॉजिटिव, ये एरिया वेक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, अपन ने एरिया वेक्टर मैंने बोला था, अब हमेशा क्या मान लोगे, बाहर की डायरेक्शन में पॉजिटिव मान लेना हर बार। तो ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं जरा। अब देखो,
ये तो मैंने समझ, ये तो आप लोगों को समझ आ गया। जैसे मान लो एक क्लोज सरफेस बना ली मैंने, यहाँ Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज बाहर है, Q3 चार्ज अंदर है। तो जो फ्लक्स होगा वो तो कौन कौन से चार्ज के कारण आएगा, अंदर वाले Q1 और Q3 चार्ज के कारण। Q1 और Q3 चार्ज के कारण फ्लक्स आएगा। जो फ्लक्स होगा वो कौन कौन से चार्ज के कारण आएगा, Q1 और Q3 के कारण। इन दोनों के कारण आ रहा है, Q2 के कारण नहीं आ रहा। बट अगर मान लो मुझे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ कोई भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक, बट जैसे मान लो मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो Q1 Q2 Q3 तीनों के कारण आएगा। यहाँ भी, यहाँ सरफेस पे भी, इवन सरफेस पे, सरफेस के अंदर, सरफेस के बाहर कोई भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है तो वो तो सारे चार्ज के कारण आएगा। ये तो एक इमेजिनरी सरफेस है, ये जो सरफेस बना रहा हूं मैं फ्लक्स की कैलकुलेशन करने के लिए, ये एक इमेजिनरी सरफेस है, ठीक है। तो फ्लक्स जो है इसका, ये वाली सरफेस से फ्लक्स इन दोनों चार्ज का आएगा, ठीक है। अगर मैं सरफेस बदल के ये वाली ले लूं ना, ये वाली सरफेस से जो फ्लक्स आएगा वो Q1 Q2 के कारण आएगा, क्लियर है। तो बट इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे तीनों चार्ज के कारण आएगा। तो मैंने अगला पॉइंट लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट गाउसियन सरफेस इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड द गाउसियन सरफेस, ठीक है। कोई भी पॉइंट पे ले लो आप इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी पॉइंट पे, चाहे वो गाउसियन सरफेस पे और पॉइंट पे हो कहीं भी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सारे चार्ज के कारण आएगा, चाहे अंदर वाले हो या बाहर वाले हो। पर फ्लक्स जो आएगा वो गाउसियन सरफेस के अंदर वाले चार्ज के कारण आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 लिखा है मैंने, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ क्या है, देखो, फाई इक्वल टू समेशन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो गॉस लॉ है। फाई का डेफिनेशन इंटीग्रेशन ई डॉट डी है। मैंने ये सर्कल क्यों लगाया, क्योंकि क्लोज सरफेस में काम करता है ना गॉस, और इसको बोला जाता है क्या, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। क्या बोल रहा हूं, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक लाइन और लिख देता हूं, वैसे यहाँ काम की नहीं। अच्छा, यहाँ गॉस लॉ की एक डेफिनेशन और लिख सकते हो, जो डेफिनेशन में अपन ने लिखा ना, फ्लक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन गाउसियन सरफेस। तो फ्लक्स की जगह आप ऐसा भी लिख सकते हो, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर है। देखो ये ई डॉट डी है, फाई के बराबर है क्या, ठीक है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन क्लोज सरफेस, ठीक है। अच्छा, इसे लाइन इंटीग्रल वाली कहानी भी लिख देता हूं मैं, वैसे वो काम की नहीं है। जिसे इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल लिखा हो, ई डॉट डीएल को क्या लिख दूंगा, क्लोज, ये डीएल मतलब लेंथ है, तो लेंथ को मैंने लिख लिया क्या, सही से बन जा रही है, गोलू गोलू, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी कहानी अभी वैसे कुछ काम नहीं आने वाली, बट मैं ऐसे समझा देता हूं, कहीं ऐसा ई डॉट डीएल को ऐसा लिखा हो तो आप उससे कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। तो ये तो कहानी होगी। अब एप्लीकेशन वाले पार्ट में थोड़ा और समझाता हूं। अरे ये तो मिल गया, इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी। अब ये इंटीग्रेशन ई डॉट डी को क्या लिखा जा सकता है, ई डी ए कोस थीटा लिखा जा सकता है क्या। इंटीग्रेशन ई डॉट डी को क्या लिखा जा सकता है, ई इंटू डी ए इंटू कोस थीटा। तो इसको मैंने ऐसा लिख दिया, इंटीग्रेशन ई डी ए कोस थीटा, ठीक है। अब जो एप्लीकेशन पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें अपने को क्या ध्यान रखना है कि एक तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, दूसरा ये थीटा ऐसा हो कि या तो 0 बने या 90 डिग्री बने। थीटा कैसा बने, 0 या 90 डिग्री। उससे क्या होगा, गाउसियन सरफेस को जो आप चूज करोगे ना, ऐसी गाउसियन सरफेस चूज करनी है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट थीटा 0 या 90 डिग्री बने। इस टाइप से आपको गाउसियन सरफेस को सेलेक्ट करना है। गाउसियन सरफेस कैसे सेलेक्ट करनी है कि थीटा 0 90 बने, या फिर और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, बाहर हो जाएगा, थीटा 0 90 होगा, तो cos 0 तो 1 हो जाएगा, cos 90 0 हो जाएगा, क्लियर है। अब एक पॉइंट और है, जैसे मान लो ये मैंने गाउसियन सरफेस ले ली, ठीक है। इस गाउसियन सरफेस के अंदर यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, साथ में माइनस क्यू चार्ज है, तो टोटल प्लस क्यू कितना आ जाएगा, 0। टोटल प्लस 0 आ गया, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। जिससे मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक, तो इस प्लस चार्ज का तो रिपल्शन होगा, इस माइनस चार्ज का अट्रैक्शन होगा। क्या यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा क्या, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा, नहीं आने वाला। अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, फिर वेक्टर सम करके ऐड करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है, इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा, या फिर इस प्लस, इसका टोटल प्लस 0 है, इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, क्लियर है। तो इसको भी मैं पॉइंट लगा के लिख देता हूं। नेक्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट और होता है जो कूलम्ब्स लॉ है, ये गॉस लॉ, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ पे बेस्ड है। ये सारी कहानी में पॉइंट लगा के लिख देता हूं। नेक्स्ट पॉइंट लिख दिया मैंने, देखो,
Gaussian surface select in such a way that system of charges has some symmetry। जो सिस्टम ऑफ चार्जेस है जैसे पॉइंट चार्ज है या लीनियर चार्ज है या होलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर जिसको भी चार्ज दिया वो थोड़ा सिमेट्रिकल हो। सिमेट्रिकल इन द सेंस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, थीटा 0 हो या फिर 90 डिग्री हो। अभी एप्लीकेशन वाला पार्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो थोड़ा और क्लियर होगा। मैं वहां भी एक्सप्लेन करूंगा आपको, जब भी डेरिवेशन करूंगा तो उसमें बताऊंगा कि गॉसियन सरफेस कैसे सेलेक्ट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इन ए गॉसियन सरफेस, अगर मान लो कोई भी गॉसियन सरफेस है, फाई 0 है, डज नॉट इंप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड 0 एट एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस। जैसे मान लो ये एक सरफेस ले ली मैंने, इस सरफेस पे एक प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज है, इसका मतलब इस सरफेस से टोटल फ्लक्स तो 0 होगा, बट इसकी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी 0 होगा। जैसे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो नॉन 0 आएगा, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन 0 आएगा, साथ में यहाँ बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन 0 आएगा, अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन 0 आएगा। क्लियर है? तो ये तो फर्स्ट वाली लाइन होगी। अगर मान लो यहाँ पे दूसरा, बट E0 एट एवरी पॉइंट, अगर इसकी गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसका मतलब फ्लक्स भी 0 रहा होगा, इसका मतलब फ्लक्स भी क्या होगा? 0 होगा। इस सिचुएशन में हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो फ्लक्स भी क्या होगा? 0 होगा। बट इसका रिवर्स ट्रू नहीं है, फ्लक्स 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा ऐसा जरूरी नहीं है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे, एवरी पॉइंट लिखा है देखो ना, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसका मतलब फ्लक्स भी 0 रहा होगा। तो ये यहां तक कि मैंने ये गॉस थ्योरम की कहानी आपको समझा दी आज वाले लेक्चर में। अब गॉस थ्योरम या इस लॉ से रिलेटेड अपन कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं इजी से। ठीक है, पहले कुछ इजी न्यूमेरिकल करेंगे, फिर एक दो अच्छे क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड करते हैं। तो मैं क्वेश्चंस लिखता हूं जरा। पहला क्वेश्चन बड़ा इजी है। पहले क्वेश्चन में मैं कुछ चार्जेस दे देता हूं और आपको क्या बताना है, टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा होगा। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन बड़ा इजी है, सभी का हो जाएगा, सबको खुश हो जाना है कि सबको समझ आ गया। ठीक है ना? तो पहला क्वेश्चन है इजी वाला। ये गॉसियन सरफेस आ गई, मान लो चार्ज +2 कूलम -3 कूलम +8 कूलम, और ये 8 है, अपना 8 अच्छा नहीं बना, थोड़ा सुंदर बना लेते हैं, +3 कूलम -5 कूलम। ठीक है, इस टाइप के टोटल चार्ज है। फाइन, ये क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस, क्लोज होनी चाहिए सरफेस हमेशा, गॉस लॉ क्लोज सरफेस में वैलिड होता है। फाइन टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस, पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस। सोल्व करो जल्दी से, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो एक क्यूब है, क्यूब सभी लोगों ने देखा होगा, ये क्यूबिकल सरफेस है, क्यूब है, और क्यूब का एक सेंटर भी होता है, वो भी सभी लोगों ने देखा होगा। क्यूब के सेंटर पे क्यू चार्ज लगता है, क्यू चार्ज कहाँ है? क्यू चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ क्यूब, प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ क्यूब। अब कहां से प्लस पता करना है आपको? फाइंड फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की फ्लक्स लिख रहा हूं, फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत आसान है, आप सभी को हाई गया होगा, ये वाला भी आसान था, अभी आंसर भी लिख देता हूं। फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच सरफेस ऑफ क्यूब, ईच सरफेस ऑफ क्यूब, क्यूब की हर एक सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा। तो जरा क्वेश्चन सोल्व करो। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सोल्व कर देता हूं जरा। फ्लक्स जो आएगा वो कौन कौन से चार्ज, फ्लक्स का पहले तो फॉर्मूला लिख लिया मैंने, Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कौन कौन से चार्ज आएंगे? 1 2 3, ये 3 ही चार्ज है क्या? इन 3 चार्ज के कारण फ्लक्स आएगा, तो +2 कूलम -3 कूलम +8 कूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो 5 का जो वैल्यू आ गया सोल्व कर लेना जरा, तो ये आ गया 7 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू चाहो तो रख देना, पर ज्यादा क्वेश्चन में नहीं होता, मैं भी नहीं लिख रहा हूं। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू सबको पता होगा, 8.85 × 10⁻⁻12 ऐसा ही में। ठीक है, तो वो नहीं रखनी, बस यही आंसर आ गया अपना, इजी सा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सबको सब आ ही गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो हो गया 5 समीशन Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब इस क्यूब के अंदर एक अकेला चार्ज है, Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एक चार्ज है तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दिया मैंने। अब क्वेश्चन में मैंने ये चार्ज कहां रखा है? क्यूब के सेंटर पे। अब क्यूब के सेंटर पे है मतलब सिमेट्रिकल है।
अब टोटल सरफेस कितनी है देख लेते हैं जरा। ये सिमेट्रिकली यहां से लाइन निकल रही होगी, लाइन या इलेक्ट्रिक प्लस बोल दूं, 3D में लाइन निकलती है, अब बोर्ड में तो 2D में बना सकता हूँ। टोटल क्यूब में कितनी फ्लस्क होती है, 4 6 8। सर अभी तो पता ही नहीं है। अरे रूम मान लो, आप जिस रूम में बैठे हो मान लो क्यूब है, आप जिस भी रूम में बैठे हो क्यूब मान लो। एक इधर हो गई, लेफ्ट राइट लेफ्ट फ्रंट बैक टॉप बॉटम, कितनी हो गई, 6 सरफेस हो गई ना। अब सेंटर पे है ना, और क्यूब है, क्यूबॉइड नहीं है, क्यूब है, तो सारा का सारा प्लस इक्वल इक्वल होगा। तो मुझे प्लस निकालना है एक सरफेस से, तो एक सरफेस से प्लस निकालना है। ये पहला वाला जो आया ना, ये इसको मैं 5 क्यूब लिख देता हूं, ओ क्यूब 5 क्यूब, ये तो क्यूब का आ गया। 5 सरफेस, अगर मुझे सरफेस से चाहिए एक अकेली सरफेस से कितना प्लस पास हो रहा होगा, तो मैं क्या करूं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो पूरे क्यूब से था, इंटू 1/6 कर दूंगा। 1/6 क्यों किया, एक सरफेस का प्लस आ जाएगा। अब एक सरफेस ये वाला प्लस आ गया, ये वाली सरफेस का कितना प्लस होगा। सिमेट्री से मैं बोल दूंगा सारी की सारी सरफेस से इक्वल 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 प्लस जा रहा होगा, तो एक सरफेस ये जो वाली सरफेस है इसका क्या निकालूंगा, क्यूब का प्लस इंटू 1/6 कर दो, तो इंटू 1/6 कर दिया मैंने, तो एक सरफेस का प्लस आ गया। क्लियर है, तो इस टाइप से अपन ने क्वेश्चन कर लिया। अच्छा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा, जैसे मान लो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया जाता है। कैसे घुमाया जाता है देखो, अभी तो मैंने क्यूब दे दिया और पूरी कहानी आपको समझा दी, एक सरफेस से प्लस किया, बट इसको थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ आपको एक क्यू चार्ज दिया जाएगा, ठीक है, और बोल दिया जाएगा कि ये एक सरफेस है इस टाइप की, ये इस टाइप की सरफेस लेनी, ठीक है, और इसका साइड ये ए दे दिया आपको, और ये स्क्वायर है, क्या है ये स्क्वायर टाइप की, मतलब यहाँ से यहाँ तक की साइड भी क्या है ए, ठीक है। जैसे मैं आपको समझाऊं कैसे, ये आ गया अपना ये टाइप, ये मान लिया मैंने क्यूब शेप का, ठीक है, ए क्यूब शेप का मान लिया। अब मैंने यहाँ पे ए क्यूब शेप मान लिया, वैसे रेक्टेंगल, सॉरी क्यूब नहीं स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर शेप मान लिया ये स्क्वायर शेप आ गई, वैसे रेक्टेंगल है पर मैं स्क्वायर मान लेता हूँ। अब इसका सेंटर यहाँ नहीं होगा, इससे यहाँ कुछ डिस्टेंस a/2, इसका साइड a, इससे यहाँ से सेंटर से a/2 ऊपर मैंने क्यों चार्ज रख दिया, सेंटर से a/2 ऊपर चार्ज क्यों रख दूंगा, तो इससे कितना प्लस पास होगा, तो ये आपको पागल बनाने के लिए ऐसा बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये सरफेस है, यहाँ क्यों चार्ज रख दिया। अब आप सोचोगे कैसे आंसर निकालें, अरे यही तो क्वेश्चन है ना, ये इससे कितना प्लस पास हो रहा था, ये वाली डिस्टेंस आपको बोल दी जाएगी कितनी है, a/2। क्लियर है, a/2 क्यों स्क्वायर के सेंटर से a/2 डिस्टेंस, मतलब ये a/2 हो गया, तो इसका आंसर भी यही हो गया, ये वाला आंसर हो गया सेम पैटर्न पे। क्लियर है, तो इस टाइप से जो है आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपने सोल्व कर लेना है। एक और क्वेश्चन लिखता हूं जरा। अब देखो अभी तक तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन लिखे क्लोज सरफेस के लिए लिखे, और मैंने सारा आपको पहले बताया भी कि गॉस लॉ जो वैलिड होगा किसके लिए होगा, क्लोज सरफेस के लिए। अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, उसमें ओपन सरफेस लेता हूँ और फिर भी आप उसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। तो ओपन सरफेस के लिए भी आप लगा सकते हो गॉस लॉ, पर उसमें थोड़ा ध्यान से लगाना है कि किस टाइप से आपको सिमेट्री देख के आंसर निकाल लेना है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, दो आपको सोल्व करना है। पहला क्वेश्चन, मान लो ये यहाँ पे ये हेमिस्फीयर है, क्या आ गया, हेमिस्फीयर, हाफ स्फीयर, ठीक है, ये हेमिस्फीयर आ गया, हेमिस्फीयर। अब ये पूरा स्फीयर का जो सेंटर है ना, ये सेंटर यहाँ क्यों चार्ज रखा है, यहाँ जो सेंटर होता है, सेंटर पे चार्ज रखा है क्यों, सेंटर पे है ना, जो पूरा स्फीयर होता है ना, ये पूरा स्फीयर होता है, ये पूरा स्फीयर होता तो ऐसा ऐसा बनता है, ऐसा ऐसा, और उस स्फीयर का सेंटर यहाँ कहीं होता सी, तो सी पे ये चार्ज क्यों रखा है, तो क्यू चार्ज क्यू प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ स्फीयर, ठीक है, सेंटर ऑफ स्फीयर। अब क्या पूछा आपसे, फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू, फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू हेमिस्फीयर। ये जो हेमिस्फीयर है, हेमी मतलब आधू, ऊपर वाला आधा स्फीयर है ना, उससे कितना प्लस पास हो रहा होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से कितना आंसर आएगा इसका। तो चलो मैं कैलकुलेट कर देता हूं। अब मैं कैलकुलेट करता हूं, तो इसका आंसर जो है किस टाइप से आ जाएगा देखो, या फिर आप लोग कैलकुलेट कर रहे हो, करो, कैलकुलेट कर रहे हो तो करो, मैं दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूं जरा जब तक। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ये क्यूब आ गया, पहले क्यूब बना लेता हूं मैं अच्छे से, ये क्यूब बना दिया मैंने, सुंदर सा क्यूब बना है अपना, ठीक है।
अब मैंने क्यू चार्ज कहाँ रख दिया, फाइंड, पहले तो क्वेश्चन लिख देता हूं, फाइंड फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब, क्यूब से कितना फ्लक्स पास करेगा। अरे चार्ज तो रखो सर, चार्ज भी रख रहे हैं। इफ पॉइंट चार्ज क्यूब प्लेस्ड एट फर्स्ट, सेंटर ऑफ क्यूब नहीं लिख रहा हूं, सेंटर ऑफ क्यूब वाला तो पहले कर चुके हम ना। इफ पॉइंट चार्ज क्यूब प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ सरफेस, सेंटर ऑफ वन फेस, कोई भी वन फेस मान लेना, कोई भी एक फेस के सेंटर पर रख दिया, ठीक है। सेकेंड, सेंटर ऑफ एज, एज समझते हो ना इसका, ये जो एज है इसके एज पे रख दिया, तो क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा। एंड थर्ड प्लेस्ड एट कॉर्नर ऑफ क्यूब, ये क्यूब का एक कोई भी कॉर्नर है उस पे रख दिया, जैसे ये कॉर्नर, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन सोल्व करो जरा, तीन तो ये हो गए और एक ये हो गया। पहले ये वाला क्वेश्चन सोल्व कर देता हूं जरा, इस क्वेश्चन को यहां सोल्व करते हैं जरा, क्या आंसर होगा इसका। देखो अगर मान लो ये पूरा स्फीयर होता, पूरा स्फीयर, यहाँ क्यू चार्ज है, तो टोटल पूरे स्फीयर से कितना फ्लक्स आता, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट आता है गॉस के लॉ से, ठीक है, बराबर। अब मैंने क्या कर दिया, मुझे हेमीस्फीयर से चाहिए क्या, हेमीस्फीयर से कितना चला जाएगा। अब हेमीस्फीयर में मैं बोल सकता हूं कि ये जो आधा हेमीस्फीयर है ना, ऊपर वाला हेमीस्फीयर सिमेट्रिकल है क्या इसके सेंटर पे, मतलब आधा फ्लक्स ऊपर वाले से जा रहा होगा और आधा नीचे वाले से जा रहा होगा, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू 1/2 आंसर हो जाएगा। मतलब गॉस थ्योरम तो वैलिड है किसके लिए, पूरा क्लोज के लिए, क्लियर। पर मैंने ओपन के लिए कैसे लगा दी, सिमेट्री से, ये पूरा क्लोज कर लेता, पूरा क्लोज स्फीयर होता तो आंसर क्या आता, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब जितना फ्लक्स मींस जितनी लाइन ऊपर से पास हो रही होगी सिमेट्री से, उतनी ही सेम लाइन नीचे से भी जा रही होगी, क्लियर है। जैसे अभी मैंने 3 लाइन ऊपर बनाई तो 3 लाइन नीचे भी आ गई ना, तो इस टाइप से आंसर कर लेना है सिमेट्री वाले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्यूब वाला, क्यूब के केस में देखो मैंने क्या किया, अब क्यूब पे जो क्यू चार्ज है, उस क्यू चार्ज के बारे में आपको नहीं बताया क्यू चार्ज कहां रखा है, ठीक है, 3 अलग अलग पोजीशन पे रखा है। सबसे पहले चार्ज क्यू को कहां रखा, मैंने कोई भी एक फेस ले लूं, उस फेस के सेंटर पर रख दिया। इस क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूं, अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो पहला पार्ट इसका, फर्स्ट वाला पार्ट सोल्व कर रहा हूं। फर्स्ट वाले पार्ट में क्या, देखो फर्स्ट वाला पार्ट आ गया, ये क्यूब को मैं साइड से देख लूं तो ऐसा, ठीक है, यहां पे क्यू चार्ज रख दिया मैंने, और अब मैं क्या करता हूं, सिमेट्री से ये इस टाइप से दूसरा वाला क्यूब भी रख दिया इसके बगल में, ठीक है, दूसरा वाला क्यूब भी इसके बगल में रख दिया। अब कैसे, देखो इसको कैसे समझाऊंगा, मान लो यहाँ पे ये डब्बा आ गया अपने पास, क्यूब मान लो, इस डब्बे पे क्या यहाँ क्यू चार्ज रखा है, या फिर यहाँ मान लेते हैं क्यू चार्ज बना लेते हैं इसको, ये क्यू चार्ज मैंने बना भी दिया इसपे, ये क्यू चार्ज बना दिया, मान लो यहाँ क्यू चार्ज रखा है इसपे। अब मैंने क्या किया, एक को डब्बा ऐसा पैरेलल, अभी है नहीं मेरे पास, एक डब्बा और ऐसा लाके यहाँ रख दूं क्या, ऐसा ही पे एक डब्बा ऐसा, तो ये वाला डब्बा ऐसा आ गया, ठीक है। तो ये जो क्यू चार्ज है, इस क्यू चार्ज से जितना फ्लक्स ये वाले डब्बे से आ रहा होगा, मतलब ये वाले क्यूब से आ रहा होगा, उतना ही इधर वाले क्यूब से भी आऊंगा, तो आपका आंसर आएगा कितना, ये जो है 5, तो 5 जो आएगा ना क्यूब से, वो कितना आ जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू 1/2। 1/2 क्यों लिख दिया मैंने, क्योंकि 2 डब्बे चाहिए क्या मुझे, 2 डब्बे चाहिए होंगे, जैसा भी मैंने ये डब्बा लिया था ना, यहाँ क्यू चार्ज रखा था, ये क्यू चार्ज आ गया, ये क्यू चार्ज है, तो ऐसा ही एक और डिब्बा यहाँ पे चाहिए, तो दोनों से सिमेट्री से मैं क्या बोल सकता हूँ, Q बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1/2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, सेकंड वाले क्वेश्चन में मैंने चार्ज Q को कहां रख दिया, अब सेंटर ऑफ एज, मतलब ये यहां रख दिया मैंने, इस Q चार्ज को ये एज के सेंटर पे यहां पर रख दिया, ठीक है। तो अगर इस Q चार्ज को मैंने यहां रख दिया, तो फिर वापस कंप्लीट करते हैं। देखो इस क्यूब से कितना प्लस, ये Q चार्ज है ना, तो ये जैसा डब्बा है, एक और बॉक्स मुझे यहां भी चाहिए क्या, इसी जैसा एक सिमेट्रिकल बॉक्स इधर चाहिए, एक ऊपर यहाँ, एक ऊपर यहाँ, टोटल 4 बॉक्स चाहिए, तो चारों बॉक्स से कितना जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एक से कितना गया, तो एक से प्लस आ जाएगा कितना, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू 1/4, क्लियर है। 1/4 क्यों लिखा, कि ये जो एज है ना,
इसके एज के पैरेलल में एक डिब्बा और एक बॉक्स चारों से मिला के क्लोज हो गया ना, तो क्लोज से कितना आएगा क्यू एप्सिलॉन नॉट, तो एक से कितना आ गया इनटू 1/4। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में क्यू चार्ज को अब मैं कहां लेके आ गया, इस कॉर्नर पे। यहाँ इस कॉर्नर पे अगर ये क्यू चार्ज को रख दिया जाए, ये इस कॉर्नर पे रख दिया, इस कॉर्नर पे रख दिया, तो जरा सोचो आप क्या करना होगा फिर। अगर इस कॉर्नर पे रख दूंगा मैं तो आंसर क्या आएगा जल्दी से सोच लीजिए जरा। इस कॉर्नर पे रखूंगा तो एक बॉक्स इधर चाहिए, एक इधर और एक इधर, 4 तो नीचे हो गया और 4 ऊपर, ठीक है। उसको इस कॉर्नर को कवर करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक बॉक्स यहाँ, एक यहाँ और 4 इसके ऊपर, तो ये पूरा का पूरा पैक हो जाएगा क्यू एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू अपॉन आंसर हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू 1/8 आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर है। तो इस टाइप से अपन ने ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व कर डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, फिर सोल्व करते हैं। क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो ये कोई एक क्लोज सरफेस है, ये क्लोज सरफेस आ गई इस टाइप से, ठीक है, ये क्लोज सरफेस, और इस सरफेस से ये फ्लक्स बता रखा है, यह जैसे 20 फ्लक्स आउटगोइंग है, 15 इनकमिंग है, 30 आउटगोइंग, 10 आउटगोइंग। तो ये फ्लक्स के सारा का सारा यूनिट है ऐसा ही, मैंने यूनिट में लिखा है। आउट कमिंग आउट एंड एंटरिंग ए क्लोज सरफेस एज शोन इन फिगर, फाइंड चार्ज एनक्लोज द क्लोज सरफेस। ये जो क्लोज सरफेस है ना, इसके अंदर कितना चार्ज होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो अगेन आपको क्लोज लो लगा देना है। तो क्या है देखो लो, तो मैं लो लिख देता हूँ, फाई इक्वल टू समीशन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। अब ये जो फ्लक्स है, मैंने आपको बोला आउटगोइंग फ्लक्स मतलब पॉजिटिव, मतलब ये आउटगोइंग फ्लक्स क्या है, तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव हो गया, ये सबको आउटगोइंग। ये इनकमिंग है क्या, नेगेटिव है, इनकमिंग है, देखो अंदर आ रहा है। तो आउटगोइंग प्लस पॉजिटिव, तो +20 +30 +10 -15, ये तो फ्लक्स आ गया। अपॉन अंदर वाला चार्ज क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इसको सोल्व करूंगा तो कितना आ रहा है, देखो 20 30 50 60 -15, तो 45 इक्वल टू समीशन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट कर देना, तो समीशन क्यू इन कितना आ गया 45 एप्सिलॉन नॉट। मैं एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू नहीं पुट कर रहा, कैलकुलेशन आप कर सकते हो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट करके। तो यही आंसर आ गया आपका। आंसर क्या हो गया 45 एप्सिलॉन नॉट आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करता हूं। एक और क्वेश्चन क्या है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, ध्यान रखना, अल्फा एक्स आई कैप न्यूटन पर कूलम, मतलब एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है ना, ये एक्स एक्सिस, ये कैपिटल एक्स का मतलब एक्स एक्सिस आ गया, कैपिटल वाई का मतलब वाई एक्सिस आ गया, एंड कैपिटल जेड का मतलब जेड एक्सिस आ गया, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, आई कैप में ही ओनली, जे कैप और के कैप में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, क्यूब है, ये क्यूब का साइड है। अब ये क्यूब जो है ना एक्स और क्यूब का साइड है, वाई एक्सिस से ये ए डिस्टेंस पे रखा है क्यूब, वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे रखा है, ए डिस्टेंस। ये जैसे वाई एक्सिस है, यहाँ ऐसा क्यूब रखा है ए डिस्टेंस, ठीक है ना। क्यूब रख के भी बता देता हूँ, अपना क्यूब लेके आ जाता है, आजा रे क्यूब आजा, ये क्यूब आ गया, इस टाइप से रखा है, ठीक है। वाई एक्सिस और जेड एक्सिस यहाँ बाहर हो गया बच्चों, जेड एक्सिस बाहर, ये यहाँ से यहाँ ए डिस्टेंस पे रखा। 3D में कैसे बनाओ इससे क्यूब को सड़े से, तो मैंने ऐसा बना दिया, ठीक है, ये इस टाइप से ए बना दिया, क्लियर। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड फ्लक्स थ्रू द क्यूब, क्यूब से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा, फाइंड चार्ज विद इन द क्यूब, इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज हो सकता है ये भी बताना है आपको, चार्ज की कैलकुलेशन। तो पहले तो फर्स्ट वाला आंसर निकाल लेते हैं, फ्लक्स थ्रू द क्यूब। अच्छा अब आपको ध्यान से समझना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों राइट डायरेक्शन में, क्या ऐसा ऐसा राइट डायरेक्शन में मैंने लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे यूनिफॉर्म नहीं है बट इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में। क्या तो ये वाली सरफेस पे अगर मैं देखूंगा ना, ये वाली सरफेस पे आप देखोगे तो एरिया वेक्टर मैंने बोला था बाहर की डायरेक्शन, तो यहाँ एरिया वेक्टर ऐसे लिख दिया, और यहाँ पे जो एरिया वेक्टर कैसे लिख दिया, यहाँ एरिया वेक्टर ऐसे आ गया, ठीक है, यहाँ एरिया वेक्टर ऐसा आ गया। अब मैं अगर देखूंगा तो ये वाली सरफेस पे और ये वाली सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, ये पूरी की पूरी सरफेस पे x का वैल्यू a होगा, क्या अल्फा कांस्टेंट है, यहाँ पे यहाँ लिख भी देता हूँ, अल्फा जो है वो क्या मान लेना आपको, कोई भी कांस्टेंट मान लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू ए, और यहाँ कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू 2a, यहाँ ये वाली राइट सरफेस पे अल्फा इंटू 2। अब जो फ्लक्स का डेफिनेशन है, डी फाई को अगर मैं लिखता हूं ई डॉट डी ए, और अगर फाई लिखा जाए तो ई डॉट ए, ये भी काम करेगा यहाँ पे, क्योंकि सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है ना, ई ए
cos थीटा। अब अगर आप देखोगे ना तो ये चार सरफेस जो है, इन चार सरफेस के अलावा ये दो सरफेस के अलावा, ये जैसे ये डब्बा आ गया अपना, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ब्लैक पेन की डायरेक्शन में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं क्या देख रहा हूं कि ये वाली जो सरफेस है, ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस को छोड़ के दें, बाकी चार सरफेस टॉप बॉटम फ्रंट एंड बैक, इन चारों सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। यहां पे एंगल 0 डिग्री, यहाँ एंगल 180 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यहाँ वाला एरिया वेक्टर इधर, वाला एरिया वेक्टर इधर होगा, इधर वाला एरिया वेक्टर इधर होगा। ठीक है, तो पहली सरफेस, चार सरफेस पे तो प्लस 0 ही आएगी। चार सरफेस पे कौन कौन सी, टॉप बॉटम फ्रंट बैक पे तो 0 आ गया। अब ये वाली सरफेस को नाम देता हूं मैं जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये ई से इलेक्ट्रिक फील्ड कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक है, तो फाई एबीसीडी निकाल देता हूं। एबीसीडी तो कितना आ गया, वहां एंगल कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखूंगा, अल्फा इंटू ए, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। एरिया कितना लिख देना, ए इंटू ए इंटू cos 180। cos 180 को लिखा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट, एरिया वेक्टर लेफ्ट, cos 180 का -1, तो ये आंसर आ गया अल्फा इंटू ए क्यूब, अल्फा इंटू ए क्यूब इसका आंसर आ गया प्लस का। दूसरा फाई ई एफ जी एच, ये आ गया ई एफ जी एच, अल्फा इंटू 2a लिख देना बच्चों, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस a और यहां से यहां भी a ना, क्यूब का साइड भी a दिया हुआ है। अल्फा इंटू 2a, a इंटू a इंटू cos 0, अरे माइनस कौन लिखेगा, cos 180 का वैल्यू माइनस, तो अल्फा a क्यूब। ये आंसर कितना आ जाएगा देखो, ये आ गया प्लस 2 अल्फा a क्यूब। रिमेनिंग जितनी भी सरफेस बच रही है, रिमेनिंग जो भी सरफेस बच रही है, सभी सरफेसेस पे थीटा क्या होगा 90 डिग्री, और थीटा 90 डिग्री है, अरे कहां गिर गया तू, थीटा अगर 90 डिग्री है तो प्लस कितना आ जाएगा बच्चों 0। तो रिमेनिंग ऑल सरफेस लिख देता हूं इसे, फॉर रिमेनिंग ऑल सरफेसेस, तो थीटा क्या आ गया 90, तो प्लस क्या आ जाएगा 0, तो टोटल प्लस क्या आ गया, या 5 क्यूब लिख देता हूं, क्यूब का वाला प्लस कितना आ गया, तो इन दोनों को ऐड कर दूंगा, माइनस अल्फा ए क्यूब प्लस 2 अल्फा ए क्यूब प्लस 0 0 0 लिख दो, चाहो तो चारों का 0, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है उसको। तो क्यूब का प्लस कितना आ गया अल्फा इंटू ए क्यूब। अब अल्फा और ए का दे दिया जाए तो पूरा सोल्व कर लेना। ठीक है, तो इस टाइप से ये फर्स्ट वाला आंसर आ गया अपना। सेकंड वाला आंसर, फाइंड चार्ज विद इन द क्यूब, ये तो बहुत इजी है, आप लोगों ने समझ लिया। सोल्व करो जल्दी से वीडियो पॉज करके। तो फाई क्या आ जाता है, समीशन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यूब से कितना प्लस गया ए अल्फा ए क्यूब, समीशन क्यू इन मेरे से पूछा है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पता है, वैल्यू नहीं पुट कर रहा हूं आंसर, तो अल्फा ए क्यूब एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो इस टाइप से अपन ने ये क्वेश्चन कर लिया। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी एक दो क्वेश्चन, उसमें वैल्यूज दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग टाइप का है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप का दिया है अल्फा रूट एक्स आई कैप। ठीक है, एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जांपल है, देख लेना। एक और एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जांपल इसी पैटर्न का, उसमें भी यही दो क्वेश्चन पूछे हैं, टोटल प्लस और चार्ज विद इन द सरफेस। ठीक है, प्लस का देगा तो चार्ज तो आ जाएगा, ये तो बड़ा इजी है। तो इस टाइप से अपन ने गॉस लॉ के बारे में सारी कहानी आज वाले लेक्चर में पढ़ ली। नेक्स्ट लेक्चर में इसका एप्लीकेशन पार्ट पढ़ेंगे। क्लियर है, तो आज